Hello, future chartered accountants. Welcome to the first revision video of your SPOMC Entrepreneurship and Startup Ecosystem. आज हम लोग फटाफट से चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं आज की रिवीजन वीडियो हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। तो ऑल कॉन्सेप्ट अपना मॉड्यूल का हम लोग पूरा मॉड्यूल से हर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, प्लस ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर इन द रिवीजन वीडियो इटसेल्फ एंड आई विल हाईलाइट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हम लोग साथ में ही हाईलाइट करते चलेंगे, ताकि जब आप लोग रिवीजन वीडियो देखने के बाद सेल्फ स्टडी करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड जो ट्रिकी पॉइंट्स इस चैप्टर के एट द एंड ऑफ द रिवीजन वीडियो आई विल गिव समरी पॉइंट्स, so you can see this is how our summary looks like. So let's start with chapter 1. तो चैप्टर 1 में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन, जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देन अपने पास पार्ट बी आएगा जो कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा, जो DPIIT रजिस्ट्रेशन है एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो भी हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, क्रिएट वैल्यू, द स्पीड ऑफ इनोवेशन, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप है। देखो ऐसे देखा जाए तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार फटाफट से ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि फिर हमको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक फ्लो बन जाएगा अपना। तो एंटरप्रेन्योर अपना वर्ड कहाँ से आया है, तो द टर्म एंटरप्रेन्योर लाइकली कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा भाई इसका? हाँ, मुझे फ्रेंच आती नहीं है। सो द टर्म एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। हाँ, आई थिंक आई एम राइट। तो व्हाई आई हाइलाइटेड दिस, बिकॉज अपना देखो MCQ पेपर है एंड ये आपके MCQ में ट्रिगर हो सकता है कि फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से अपना क्या बने, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहेगी इसके बारे में हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर भी आप लोग एक बार ये हाईलाइटेड एरिया देख सकते हो। अब स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योर देख चुके हम लोग। स्टार्टअप क्या है, न्यूली स्टैब्लिश कंपनी या फिर वेंचर जिनका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, इनोवेशन, हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड फोकस। बट कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी स्टार्टअप की, तो इनोवेशन। इनोवेशन क्या रहेगा, कोई न्यू एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन लेकर आएंगे वो लोग प्रॉब्लम्स का। रिस्क एंड रिवॉर्ड, आप लोगों को पता है कि स्टार्टअप बहुत रिस्की इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं और इनको क्विक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकते हैं, बिकॉज मोर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क है तो इश्क है बाबू। फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट हो गया। वेंचर कैपिटल, मोस्टली स्टार्टअप सीक फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, ये आप लोग आपके FM में भी पढ़ने वाले हो। लीन ऑपरेशन, फोकस ऑन इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डूइंग मोर विथ फ्यूअर रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस। स्टार्टअप आपको ही पता है पहले कम रिसोर्सेज में काम करते हैं और उसमें हम लोग रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस, जो भी अपना बिजनेस मॉडल है। फिर रैपिड ग्रोथ, इकोसिस्टम सपोर्ट, फेल्यूर एंड लर्निंग। भाई ये जुमला देखो आपने, ICAI ने क्या फ्रेमिंग की है। फेल्यूर इज कॉमन एंड स्टार्टअप लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ऑफन चेंजिंग देयर अप्रोच बिफोर फाइंडिंग सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। भाई कमेंट में ICAI को वाह वाह बोल देना। एग्जिट स्ट्रेटजीज, मतलब इनका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहेगा, एक कुछ तो एंड गोल रहेगा कि हम लोग बाद में एक्वायर हो जाएंगे या तो फिर हम लोग पब्लिक जाएंगे, जैसे अभी पेटीएम गई है। प्रोवाइडिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्टर एंड फाउंडर्स। टेक्नोलॉजी फोकस, सॉफ्टवेयर, AI एंड बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को भी पता है कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं। कल्चरल वैल्यू एंड लीडरशिप, इनका एक डायनामिक एंड इनोवेटिव कल्चर होता है। वैल्यूज लाइक क्रिएटिव एंड कोलैबोरेशन। सक्सेसफुल स्टार्टअप का क्या है, लीड टू इंक्रीज कंज्यूमरिज्म एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस लोकल एंड ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स। अब ये सम ऑफ द फेमस ग्लोबल स्टार्टअप्स एंड इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में दिया हुआ है। एंड गेस व्हाट, नीचे हम लोग इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो नीचे एक एक स्टार्टअप के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, एंटरप्रेन्योरशिप इवॉल्व कैसे हुआ, तो पहले अर्ली स्टेज, पहले क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये अपना अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चरल स्किल डेवलप होने स्टार्ट हो गई, फिर और अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हुई। फिर ज्वेलरी मेकिंग, वेपन्स एंड टूल्स फॉर फार्मिंग हुआ। सो इन सब से क्या हुआ ना, एक बर्थ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गई। द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिगेन विद बार्टरिंग। MCQ में ट्रिगर हो सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिगेन विद, तो द हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिगेन विद
बार्टरिंग, बार्टरिंग जो अपना होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम का लेकिन कुछ लिमिटेशन था जिसकी वजह से इन्वेंशन ऑफ मनी आया। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो बार्टर सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, चारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 से 1840, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, और ईयर क्या था 1760 टू 1840, एमसीक्यू में ट्रिगर हो सकता है। तो भाई ईयर कैसे याद रखना है, देखो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पहला प्यार कब हुआ था, किसको, आपको 11th स्टैंडर्ड में, आपकी उम्र क्या थी, 17 साल, 17, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 17 साल, 1760 टू 1840, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री का जो शिफ्ट था, लेट 18 सेंचुरी एंड अर्ली 19 सेंचुरी। प्राइमरी इनोवेशन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीन्स थी, फिर इसमें कुछ फर्स्ट फैक्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, स्टीम इंजन, ये सब आए अपना फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, एंड फर्स्ट मास प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स भी आई। अब बात करते हैं सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल, 1870 से लेके 1914। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल, ईयर क्या है 1870 से 1914। अब इसका ईयर कैसे याद करोगे, पहला प्यार भूल जाओ, दूसरा प्यार कब हुआ था भाई, किसको, आप लोगों को, 12th में कुमार क्या थी तुम्हारी, 18, ठीक है, 1870 से 1914। भाई स्टार्टिंग आपको इससे याद करा लो ताकि आपको एटलीस्ट वो तो याद आ जाए। अच्छा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 17, तो 1760 टू 1840, सेकेंड फिर रहेगा 1870 से 1914, ठीक है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल, न्यू एनर्जी सोर्सेज आने लगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस, ऑयल हो गया, फिर मास प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन, टेलीकम्युनिकेशन होने लगा, टेलीग्राफ्स बन गए। ये था बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल मोबाइल हो गया था। इट इज टर्म्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन सा है। अब भाई मॉड्यूल ने किसको बोला सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, भाई ने बोल दिया तो खत्म, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सम से इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब यहाँ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के कौन कौन सा थे, अपने द्वारकानाथ टैगोर जी हो गए, जमशेद जी टाटा, देन सेठ हुकुमचंद। तो द इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेयर इस्टेब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी, इंडस्ट्रीज कब डेवलप हुई थी 19th सेंचुरी में, मतलब इस्टेब्लिश जो हुई थी। और या अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के एक बार आप लोग नाम देख लेना। अब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड, तीसरा, 11 12th आपकी हो गई। अब आप या तो आगे फाउंडेशन में है तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, एज क्या आती है आपकी 19, तो देख लो 1950 से 1990 आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपका नहीं मतलब इंडिया का, और आपका, समझ रहे हो। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये अपना थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आया था। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेंटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड देन ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पढ़े थे सेकंड में कि ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा थोड़ी बात हो रही थी, यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया है। और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, अरे 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 अरे, इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, नहीं होता तो ही अच्छा होता ना। हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो, तो फिर रिवीजन वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, वो भी तो यूट्यूब पे ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं होना था। सो लेट्स कम ऑन दी लास्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्या है वो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसमें क्या था, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये 2000 ऑनवर्ड्स, 2000 के बाद आपका रहा है। आप आ चुके हो सेकेंड ईयर ऑफ यूर आइदर इंटरमीडिएट बोल दो या फिर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, आपका चौथा और आखिरी प्यार आपका, तो कब रहेगा 2000 एंड ऑनवर्ड्स, एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ऑन गोइंग। अरे भाई हम लोग जी रहे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, वी आर लिविंग इन इट। इसमें क्या है, कनेक्टेड डिवाइस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिटिक्स हो गया, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब कहाँ पर आएगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, के एंटरप्रेन्योर्स की टाइप क्या क्या होती है, तो ये इतनी टाइप्स होती है, एक एक टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कशन है, तो आ जाते हैं डायरेक्टली वहाँ पर। पहला एंटरप्रेन्योर का टाइप क्या, इनोवेटिव, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, नाम से ही आपको समझ में आता रहेगा, ये लोग क्या लाएंगे, नया प्रोडक्ट लाएंगे, न्यू आइडियाज टू मार्केट लाएंगे। ये लोग क्रिएटिव पीपल्स है, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स है, या दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सॉल्यूशन।
दे आर ऑलवेज ट्राइंग, इम्प्रूविंग, embracing चेंज, यूटिलाइजिंग न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज। तो समझ में आया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? जो इनोवेट कौन करता है भाई? क्रिएटिव लोग करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लाएंगे, न्यू आइडियाज टू मार्केट लाएंगे, ठीक है, एंड दे मेक डिसरप्टिव चेंजेस। अगर ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर फट से दिमाग में आना चाहिए। इसमें एग्जांपल में इंटेल इंटेल की माइक्रोचिप दी हुई है, स्पेस एक्स है, यूपीआई है, जोमेटो है, ठीक है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, इमिटेट भाई, इमिटेट कॉपी करेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं। अभी देखो आईसीआई कितना फॉर्मली ये बात बोलेगा, दे फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ अदर सक्सेसफुल बिजनेस। क्या बात है, सीधा सीधा कॉपी बोल सकते, लेकिन नहीं नहीं, कॉपी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? दे फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ अदर सक्सेसफुल बिजनेस। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। वाह क्या बात है। तो इमिडिएटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे? दे फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल्स एंड स्ट्रेटजीज। दे भाई वो लोग नया कुछ सोचेंगे नहीं, अच्छा अच्छा ये सक्सेसफुल मॉडल है तो इनको ही अपनो इमिटेट करेंगे। व्हाट हैज वर्कड इन द पास्ट दे ट्राई टू रेप्लिकेट। जो भाई इनोवेटिव लोगों ने कर लिया उसी को रेप्लिकेट करेंगे। दे मे कॉपी अ प्रोडक्ट, देखो कॉपी बोला भी तो मे बोला, दे मे कॉपी अ प्रोडक्ट, अ बिजनेस मॉडल, अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इनका फोकस क्या होता है ना, एक इफिशियंसी पे लोग फोकस करते हैं, स्केलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग आइडियाज, कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनकी स्केलेबिलिटी पे लोग फोकस करते हैं। बट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी बाय टेकिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनका, क्योंकि इनका फोकस स्केलेबिलिटी पे है, तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी बाय टेकिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल टू वाइडर ऑडियंस। समझ में आया? सच एंटरप्रेन्योर्स आर टिपिकली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे? डेवलपिंग कंट्रीज में। दे मिमिक इनोवेशंस ऑलरेडी वाइड स्प्रेड इन डेवलप्ड नेशन। जो डेवलप्ड नेशन में ऑलरेडी इनोवेशंस हुई है उनको मिमिक करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में। ये भी आपके उस पर ट्रिगर हो सकता है। इसका एग्जांपल भारत पे, अरे भाई 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 अश्नीर भाई को बोल दिया, मैंने नहीं बोला भाई, आईसीआई ने बोला भारत पे। अश्नीर भैया अभी नहीं रह गए लेकिन पहले थे। तो एग्जाम्पल भारत पे हो गया। फिनटेक रिलाइड हेविली ऑन द बिजनेस मॉडल ऑफ पेटीएम। अब रिफर क्वेश्चन ऑन, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स डिफर फ्रॉम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स? जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स से कैसे डिफर करते हैं? तो ऑप्शन है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड रिस्क टेकिंग वाइल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स प्रायोरिटाइज रिस्क। प्रायोरिटाइज रिस्क, ये थोड़ा-थोड़ा सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर अनटेस्टेड स्ट्रेट। नहीं भाई, इमिटेटिव ये लोग कहाँ से प्रेफर करेंगे अनटेस्टेड? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग आइडियाज वाई इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्या बोलते हो? लगा दूं डी पे? कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। हाय, चलो फर्स्ट का डी ए, थम्स अप गाइस। चलो थर्ड आ जाते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? सोसाइटल चेंज, ड्राइविंग पॉजिटिव सोसाइटल चेंज। भाई ये फरिश्ते लोग हैं। और इसमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स में इन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है? अरुणाचलम अरुणाचलम मुरुगंथम। प्लीज़ पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा हूँ तो। सो अरुणाचलम हु फाउंडेड जयश्री इंडस्ट्रीज। जयश्री इंडस्ट्रीज ये लोग दे आर रेवोल्यूशनाइजिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन रूरल इंडिया। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स का प्राइमरी फोकस क्या था? सोसाइटल चेंज। और एग्जांपल भी आप लोग देखो, जो जयश्री इंडस्ट्रीज है दे आर रिवोल्यूशनाइजिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन मशीन्स। फिर अनदर एग्जांपल इन्होंने दी हुआ है अंशु गुप्ता जी का, फाउंडर ऑफ गूंज। ये क्या कर रहे हैं? क्लोथिंग एंड बेसिक नीड्स ऑफ impoverished regions, operating with dual mission of social impact and financial sustainability. द सक्सेस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब इनका सक्सेस कैसे आएगा? मतलब दे आर एबिलिटी टू कंबाइन बिजनेस एक्यूमेन विद अ डीप सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सोशल एरियाज में दे आर ऑपरेट कर रहे हैं, बट उनका बिजनेस एक्यूमेन कितना है कि उससे आर दे एबल टू रन बिजनेस फिजिबली। फिर फोर्थ ऑप्शन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमन हु इनिशिएट एंड लीड बिजनेस वेंचर्स। ठीक है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है किरण द फाउंडर ऑफ बायोकॉन।
देन चित्रा मैम है फॉर्मर सीईओ ऑफ एनएसई। तो ये तो एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, बट दे फेस यूनिक चैलेंजेस। दे ऑफन एक्सेल फील्ड इन द फैशन, टेक्नोलॉजी एंड सोशल एंटरप्राइजेस। एक और एग्जांपल है फाल्गुनी नायर, फाउंडर ऑफ नायका। तो ये एग्जांपल्स भी आप लोग ऑलरेडी मैंने हाईलाइट की हुई है, फिर भी आप लोग अच्छे से देख लेना, कभी एमसीक्यूज में आ गया तो आपको ऐसे भी आसपास समझ में आ जाएगा। और थोड़ा नहीं भी रहा तो भाई 50 मार्क्स लाने हैं, आप वो लेकर आ जाओगे आराम से। फिफ्थ क्या है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हु एग्जिबिट entrepreneurial qualities and behaviors to drive innovation and positive change। कि ये लोग है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही, लेकिन उनके अंदर क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर्स की, और दे ड्राइव इनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंज। अभी गूगल का एक एग्जांपल दिया उन्होंने, गूगल्स 20% टाइम पॉलिसी अलाउज एम्प्लॉय टू डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ देयर वर्क टू परस्यू पर्सनल प्रोजेक्ट्स, फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर कल्चर। मतलब एक गूगल की कोई पॉलिसी है कि उस पर 20% टाइम वो अलाउ करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए। और एग्जांपल है, the example of successful entrepreneur endeavors include the development of post-it noted 3M and introduction of Amazon Web Services। ठीक है। अब ये सब ना देखो ज्ञान की बात है, अगर आप लोग चाहो तो एक बार फटाफट रीड करके अगर कुछ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप हाईलाइट कर सकते हो। हम लोग आगे आ जाते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? तो एक तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हम लोग ने पढ़ा। अभी इंडिया इज विटनेस सर्ज इन इनोवेटिव स्टार्टअप्स। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत इनोवेटिव स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं, जैसे बायोकॉन हो गया इन बायोटेक सेक्टर, ओयो इन हॉस्पिटैलिटी, जोमेटो इन फूड डिलीवरी। ठीक है। फिर सेकेंडरी क्या है, एंटरप्रेन्योर सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ जॉब क्रिएशन। आपको ही पता है कि जोमेटो ने कितनी जॉब्स क्रिएट की है, ओयो ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में कितनी जॉब क्रिएट की है। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होती है। देन एक these ventures not only absorb the skilled workforce but also provide avenues for unskilled labor। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनको भी स्टार्टअप ने जॉब एलोकेट की। अगर आप लोग देखोगे अबाउट जोमेटो, अबाउट स्विगी, अबाउट ओला। ठीक है। इन एडिशन स्टार्टअप कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में। अब ब्रैक ओबामा का इन्होंने कोड दिया हुआ है कि आई बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट रिलायबल पार्ट टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये बराक ओबामा का कोड उन्होंने दिया है, पढ़ लिया हमने भी। अब वाई डेवलपिंग कंट्रीज शुड इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। डेवलपिंग कंट्रीज क्यों क्यों इनकरेज करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को? तो इधर उन्होंने बातें दी हुई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। देखते हैं फटाफट से कि क्यों करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, इसका एग्जांपल उन्होंने क्या दिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन का? सिलिकॉन वैली जो है यूनाइटेड स्टेट में, ये वहाँ पर टेक जायंट्स सच एज एप्पल एंड गूगल है। फिर इंडिया में फ्लिपकार्ट एंड जोमेटो हो गया। फिर जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दे आर क्रिएटिंग जॉब्स। इसमें इन यहाँ पर उन्होंने दो एग्जांपल दिए, ग्लोबली उन्होंने दी हुई है सक्सेस ऑफ उबर एंड एयर बी। इंडिया में उन्होंने ओला और स्विगी का एग्जांपल दिया हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, China's tech ecosystem including companies like Alibaba and Tencent। और इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एग्जांपल है टेक स्टार्टअप्स लाइक पेटीएम एंड रेजर पे। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, ग्लोबली द इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन सिंगापुर फील्ड बाय रोबस्ट एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम। इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप लाइक रिन्यू पावर। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने बताया है, क्योंकि ये लोग रिड्यूस करते रिलायंस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर पे रिलाय करेंगे और कभी उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आई तो इकोनॉमी ना स्लो डाउन हो जाए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। फिर एफडीआई का अट्रैक्शन, जैसे सिलिकॉन वैलीज ग्लोबल अपील अट्रैक्ट सब्सटेंशियल एफडीआई। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बैंगलोर इज द टेक हब ऑफ द कंट्री। आपको ही पता है बैंगलोर, स्टार्टअप का नाम सुनते ही पहला अगर कोई सिटी ध्यान में आता है तो बैंगलोर है। द सक्सेस ऑफ फिनटेक स्टार्टअप लाइक पेटीएम हैज टेकन इंटरनेशनल अटेंशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सोशल इम्पैक्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स कैन एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस एंड contribute to inclusive development globally।
क्लियर में शूज एग्जाम्पलीफाई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में क्या है, अरविंद आई केयर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल आई केयर सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, सोशल इम्पैक्ट हो गया। अभी यहाँ पर उन्होंने इंडिया सीन इंक्रीज इन एफडीआई फ्लो। आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जब और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहेंगे तो ये जो ऐसे हाईलाइटेड एरियाज रहते हैं ना, उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अगर एग्जाम्पल्स है तो अलग बात है, कई बार आईसीआई 5 पॉइंट्स को ऐसे हाईलाइट कर देता है, तो वो दैट स्पेसिफिक पॉइंट का एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया में इंक्रीज इन एफडीआई इन्फ्लो स्टार्टअप सेक्टर, मतलब अब स्टार्टअप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एफडीआई। आप लोगों ने भी न्यूज़ एंड ऑल में पढ़ा रहेगा, जैसे ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत एफडीआईज आ रही है। इसकी वजह से रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट करती जा रही है गवर्नमेंट। नाउ टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट एंड अप टू डेट स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको शौक है कि यार अ, देखना है हमें कितना फंडिंग आ रहा है एफडीआई एंड ऑल, तो आप लोग कहाँ से स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। ऑफिशियल रिपोर्ट फ्रॉम डीपी डबल आई टी इंडिया, इनकी वेबसाइट पे जाके आप लोग देख सकते हो। अगर आपके अंदर उत्सुकता होगी, अगर आपके अंदर क्या बोलते हैं भाई, आपको देखना है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स का वो दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग राइज ऑफ स्टार्टअप ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से। हम लोग राइज ऑफ स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। स्टार्टअप इन द यूएस स्टैंड्स आउट एज अ लीडर। तो यूएसए को स्टार्टअप्स का लीडर बोला जाता है क्योंकि यूएस नॉट ओनली मेंटेन्स इट्स फर्स्ट पोजीशन इन टोटल स्टार्टअप आउटपुट बट डज सो विद एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ। मतलब फर्स्ट प्लेस है इनका टोटल स्टार्टअप आउटपुट में यूएस का। और यूएस को उन्होंने क्या बोला, स्टैंड्स आउट एज अ लीडर। कहीं पे पूछा स्टार्टअप्स का लीडर कौन है, यूएस, एमसीक्यू में दिखा, लगा के आ जाना, 2 मार्क्स आपकी झोली में। यूएस स्कोर इज नियरली 4 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ सेकंड रैंक कंट्रीज। ये बता रहे कि ये फर्स्ट पे तो है, लेकिन गैप आप देखोगे, यूएस का स्कोर इज नियरली 4 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ जो सेकंड रैंक कंट्रीज है। दैट इज वाई दे आर सेइंग यूएस इज अ लीडर। फिर चाइना एंड इंडिया शेयर सिमिलर पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज चाइना और इंडिया का सिमिलर है, लेकिन चाइनाज टोटल स्टार्टअप आउटपुट स्कोर इज नियरली ट्वाइस हैज एज हायर एज दैट ऑफ इंडिया। चाइना और इंडिया दोनों पॉपुलेशन सेम है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो स्टार्टअप आउटपुट स्कोर है चाइना का, वो इंडिया के नियरली ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ इंडिया। तो क्या भाई, इंडिया हम भी वर्क कर रहे हैं, एक दिन चाइना की वाट लगा देंगे। अभी यहाँ पर आप लोग ये जस्ट रीड कर सकते हो, ये आउटपुट स्कोर के रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है, मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट से ग्लोबल स्टार्टअप इंडियन स्टार्टअप्स। ये अभी ग्लोबल स्टार्टअप, इसके बाद में इंडियन स्टार्टअप रहेगा, तो हम फटाफट से बात कर लेते हैं, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल ही उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन कभी भी कहीं भी एमसीक्यू पेपर है भाई, कहीं भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। पहला क्या है, टेस्ला फाउंडेड इन 2003। कौन बना है, कौन बना, इलॉन मस्क, भाई सबको पता है ना। टेस्ला किसमें, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी सॉल्यूशन। इनका वैल्यूएशन क्या है, $800 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में टेस्ला का रोल आप लोगों को पता है। फिर सेकंड एग्जांपल उबर, फाउंडेड इन 2009, को फाउंडेड बाय ट्रेविस कैलिनिक एंड गैरेज कैम्प, बाप रे क्या नाम है, ठीक है। एंड इनका वैल्यूएशन एक्सीडिंग $70 बिलियन। इनका क्या, टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स राइडर्स एंड ड्राइवर्स थ्रू, ये आप लोगों को पता है। इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या था, इन्होंने फोकस किया रैपिड एक्सपांशन पे, डाइवर्सिफिकेशन इनटू सर्विसेज लाइक उबर ईट्स एंड प्लेटफॉर्म सेंट्रिक अप्रोच। थर्ड रहेगा एयरबीएनबी का एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रायन चेस्की, नेथन एंड जॉय गेबिया, इन्होंने को फाउंड किया था एयरबीएनबी को। ये लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, इनका वैल्यूएशन एक्सीडिंग $100 बिलियन है। अभी आप लोग सोचते रहोगे कि भाई इतनी कंपनीज का दिया हुआ है, उनके फाउंडर का नाम दिया हुआ है, उनका वैल्यूएशन दिया हुआ है, तो हम लोगों को बाद में याद कैसे रहेगा। तो भाई भाई है ना, मैंने इसी की आप लोगों को एक समरी दे दी है। जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहेगा ना, सुबह आप लोग एक बार क्विकली ये समरी आप रिफर कर सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर देखो, समरी में क्या आएगा, आपका नेम ऑफ कंपनी आ गया, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये फाउंडर, तो शॉर्ट में उनका बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यूएशन, ये आपको पूरा, अभी नीचे जो इंडियन स्टार्टअप्स भी आएंगे वो भी आ जाएगा। और ये क्या है भाई, भाई थोड़ा सा प्रचार तो बनता है ना, हाँ, कर लो भी सब्सक्राइब, ठीक है। तो वो आप लोगों ने समरी देख ली, वो आपको क्विक ओवरव्यू करना रहेगा, तो फटाफट से वो देख लेते हैं, और वो एग्जाम लास्ट डे रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आप लोग फटाफट से देख लोगे कि अगर उस पे से आईसीएन नंबर स्पेसिफिक कुछ पूछ लिया तो आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है।
एयरबीएनबी हो गया, स्ट्राइप के फाउंडर्स कौन है? ब्रदर्स पैट्रिक एंड जॉन कॉलेजन। फिनटेक स्टार्टअप वैल्यूड एट ओवर $100 बिलियन इनका वैल्यूएशन है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? सिंप्लीफाई ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग फॉर बिजनेसेस, प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड इफिशिएंट पेमेंट सॉल्यूशन। बिजनेसेस को जो पेमेंट के लिए सॉल्यूशंस लगते हैं, तो दे प्रोवाइड सिक्योर एंड इफिशिएंट पेमेंट सॉल्यूशन टू बिजनेसेस। ठीक है, अगला आ जाए पैलेंट्री टेक्नोलॉजीज। फाउंडर कौन थे? पीटर, एलेक्स एंड अदर्स। ये लोग लीडर है डेटा एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इनका वैल्यूएशन ओवर $40 बिलियन है। दे असिस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड बिजनेस इन मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस में ये लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि ये लोग डेटा एनालिटिक्स में। ठीक है, स्पेस एक्स भाई किसने फाउंड किया? इलॉन भैया ने, इलॉन मस्क। इन्होंने रीडिफाइंड स्पेस एक्सप्लोरेशन ट्रांसपोर्टेशन विद अ वैल्यूएशन एक्सीडिंग $100 बिलियन। इनका क्या है भाई? स्पेस एक्सप्लोरेशन। इधर हम लोग गोवा नहीं जा पा रहे, भाई को मार्स पे जाना है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड इलॉन मस्क। अगला आ जाते हैं जूम वीडियो कम्युनिकेशन। कोविड कोविड एंड जूम दोनों साथ साथ में नाम आते हैं, आपको ही पता है। तो जूम का एरिक यूएन, जिन्होंने जूम वीडियो कम्युनिकेशन फाउंड किया, इसका वैल्यूएशन ओवर $100 बिलियन है। ये क्या करते हैं? जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, आपको भी पता है। यहाँ पर भी इन्होंने दिया है कोविड-19 पैंडेमिक में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस था जूम का। एंड उसके बाद से तो जूम इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। आप लोग भी आर्टिकलशिप में जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जूम एंड एमएस टीम्स। अगला आ गया स्नैप। भाई स्नैप आप लोग यूज करते हो क्या भाई? मैं तो नहीं यूज करता हूँ, फिर भी चलो स्नैप के बारे में पढ़ तो लेते। आ, इनका फाउंडर कौन है? इवान, बॉबी एंड ब्राउन। इनका वैल्यूएशन एक्सीडिंग $100 बिलियन है। अ, बाकी बिजनेस बिजनेस अरे मॉडल तो आप लोग क्या ही बताओ, आपको पता ही स्नैपचैट क्या है। देन डोर डैश फाउंडेड बाय टोनी, ये एक्स यू। आई देखो, मैंने पहले ही बोला, प्लीज़ पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। हाँ, तो मुझे माफ़ है एक दो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। ओके, तो डोर डैश क्या है? टोनिक जू, एंडी फैग एंड स्टैनले टैंग को फाउंडेड डोर डैश फूड डिलीवरी स्टार्टअप है। इनका वैल्यूएशन क्या है? $70 बिलियन। एंड देन 10 क्या है? ये दीदी रह गए क्या? हाँ ठीक है, दीदी चक्सिंग, चेंग वाई एंड जियलिu, दे फाउंडेड दिस दीदी चक्सिंग। एक चाइनीज राइड हेलिंग जायंट है। इनका वैल्यूएशन $60 बिलियन के ऊपर है। इनका कंपीट किससे करते हैं? लोग ऊबर से करते हैं, क्योंकि ये भी राइड शेयरिंग मार्केट में एंड प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आ गए भाई इंडियन स्टार्टअप्स, यहाँ पर हम लोग नाम ले लेंगे। इंडियन स्टार्टअप सिटीज लाइक बैंगलोर ऑफन रिफर्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ऊपर भी हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पर अलग से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर। अगर आपके एमसीक्यू में देखते ही भाई मुझे थैंक यू अरशान भाई बोलना, और एमसीक्यू में लगा के 2 मार्क्स आपके आपकी झोली में। ये हब है टेक इनोवेशन का। अब इंडियन स्टार्टअप क्या है? फास्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। अभी इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट ने लाई, स्टार्टअप इंडिया ऑटोमेशन स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटरशिप एंड ईजिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस। ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, और वो पार्ट बी में हमारा आएगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। पहला आ गया भाई अपना फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। इन्होंने फ्लिपकार्ट के दे आर फाउंडर्स। वैल्यूएशन क्या है? 37 बिलियन, सरपासिंग 37 बिलियन। एंड इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है ऑनलाइन रिटेल इन इंडिया। फिर पेटीएम आ गया, विजय शेखर शर्मा जी हैं इनके फाउंडर। आपने इंटरव्यूज है ना वो सुने ही रहेंगे इनके। दिस अ फिनटेक जायंट। इनका वैल्यूएशन क्या है? ओवर $16 बिलियन। पेटीएम शुरू में तो मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म था, लेकिन उन्होंने एक्सपांशन किया डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। देन थर्ड एग्जांपल अपना आ जाता है ओला। ओला भावेश अग्रवाल एंड अंकित भारती। इनका वैल्यूएशन $6 बिलियन रहेगा। एक ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज है। एंड इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी अभी एंट्री कर ली है। ये रेड कैसे हो गया पता नहीं, फायर तो नहीं लग गया। देन फोर्थ एग्जांपल है जोमेटो। जोमेटो के फाउंडर का है दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्डा। दीपेंद्र गोयल तो आप लोगों ने शार्क टैंक में देखा ही रहेगा। दे आर लीडिंग फूड डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। इनका वैल्यूएशन एक्सीडिंग $12 बिलियन रहेगा। ठीक है, जीरोदा, नितिन कामत एंड निखिल कामत, इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकर।
इनका वैल्यूएशन ओवर $3 बिलियन। और आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए समरी रेडी है। देखो इतने सारे पेजेस, आपके 2-3 पेज में समरी हो जाएगी भाई, है ना, आपका टेंशन मत लो। तो ज़ीरोधा कमीशन फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऑफर की थी। 6 आ जाता है ओयो रूम्स, इनके फाउंडर रितेश अग्रवाल, अगेन अनदर शार्क, आपने शार्क टैंक में देखा रहेगा। वैल्यूएशन ओयो का कितना है, ओवर $8 बिलियन। इन्होंने डिसरप्ट किया होटल इंडस्ट्री, क्योंकि इन्होंने बजट अकोमोडेशन मॉडल बढ़ाया। और अगर आप लोगों को थोड़ा स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रहेगा एंड आप लोग अगर आप लोग इफ़ यू लव रीडिंग अबाउट स्टार्टअप, देन आई पर्सनली रिकमेंड यू टू रीड द केस स्टडी ऑफ ओयो, कि किस तरह उन्होंने बिजनेस में एंटर किया एंड दे प्रोवाइड बजट अकोमोडेशन मॉडल, और किस तरह से उन्होंने होटल इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन वी कैन से उन्होंने लेकर आए। देन सेकंड एग्जांपल है स्विगी, इनके फाउंडर है नंदन रेड्डी, श्री हर्ष, राहुल जैमिनी, इनका वैल्यूएशन ओवर $5 बिलियन है। फिर एट्थ में अपना आ जाते हैं उड़ान, सुजीत कुमार, वैभव गुप्ता, इन्होंने फाउंड किया है। दिस इज अ B2B ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है। ये हम लोग चैप्टर 2 में ही पढ़ने वाले अबाउट B2B, और वैसे तो आप लोगों को पता भी है, फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा ही है। इनका वैल्यूएशन ओवर $7 बिलियन है। ये क्या करते हैं, दे डिजिटलाइज ट्रेडिशनल सप्लाई चेन, इजी एक्सेस टू गुड्स एंड इनेबलिंग स्मॉल बिजनेस टू थ्राइव। नंबर 9 रेजर पे है, फाउंडर इनके हर्षिल माथुर है, शशांक कुमार है, इन्होंने को फाउंड किया, दे आर को दे फाउंडर्स ऑफ रेजर पे। इनका वैल्यूएशन ओवर $3 बिलियन। इनका फोकस क्या है, सिंप्लीफाइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देन 10 रहेगा इनमोबी, फाउंडर्स कौन है, नवीन तिवारी, अभय सिंघल, अमित गुप्ता एंड मोहित सक्सेना। इनका वैल्यूएशन क्या है, ओवर $1 बिलियन। दे ऑफर मोबाइल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस। देखो आप लोग फटाफट से एक बार रिवीजन वीडियो देख लोगे, एक बार आप लोग रीडिंग ले लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग खुद से पढ़ने बैठोगे, आप लोगों को ही पता है कि थोड़ी आपको नींद आ सकती है। लेकिन एक बार आप लोगों ने रिवीजन रिवीजन लेक्चर देख ले, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। उसके बाद एक बार और 2x पे रिवीजन वीडियो सुन लेना, देन यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। 50 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट क्रिएटिंग अ बिजनेस बट नेविगेटिंग अ लैंडस्केप ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। एक एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स की भाई मुकेश अंबानी, उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन स्पेशली द लॉन्च ऑफ जियो रिवोल्यूशनाइज द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि द लॉन्च ऑफ जियो किस तरह से रिवोल्यूशन होने लाया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। बस रिचार्ज महंगा नहीं करना था, ठीक है। ग्लोबली अगर बात की जाए तो इलॉन मस्क भाई विजनरी अप्रोच है, ये तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा और आप लोगों को भी पता है। और अगर आप लोग देखो एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवर 100 मिलियन बिजनेसेस आर लॉन्च्ड एनुअली। एनुअली कितने बिजनेस लॉन्च हो रहे हैं, ओवर 100 मिलियन बिजनेसेस आर लॉन्च्ड एनुअली, ठीक है। बाकी ये ज्ञान की बातें आप लोग एक बार रीड कर लेना, और आपके पास टाइम रहेगा। हम लोग आज आते हैं स्किल्स के ऊपर, आते हैं बिना की स्किल्स क्या रहेगी, और इस पे आप लोगों के एमसीक्यूज बन सकते हैं। एडेप्टिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी क्या है, टू नेविगेट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपका एडेप्टिबिलिटी आ जाएगा। देखो वो लोग एमसीक्यू कैसे फ्रेम करेंगे ना, कि या तो वो लोग पूछ लेंगे कि विच ऑफ द स्किल्स डिस्क्राइब नेविगेटिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन में आपको एडेप्टिबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एडेप्टिबिलिटी ऊपर ऊपर रहेगा, और नीचे उन्होंने ये दे दिया। अडेप्ट करना क्या रहेगा, कि हमने जो भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करते आना चाहिए, ठीक है, इजी पीजी। रिकॉग्नाइज द मार्केट, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजीज जो इवॉल्व हो रही है, और उसके हिसाब से एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली इज वेरी क्रिटिकल। दैट्स व्हाई इट इज एडेप्टेबिलिटी। अब अगला क्या आएगा, लीडरशिप। लीडरशिप स्किल तो लगेगी ना भाई। इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व नॉट ओनली मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना लीडरशिप स्किल्स में नहीं आता है, बट ऑल्सो कल्टिवेटिंग अ कोलैबोरेटिव एंड मोटिवेटेड वर्क फोर्स। भाई तुम अकेले थोड़ी ना स्टार्टअप चलाओगे, आपका वर्क फोर्स मोटिवेटिंग रहना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्क फोर्स आपका रहना चाहिए। दिस इज इसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेन्ड सक्सेस, सिर्फ सक्सेस नहीं, सस्टेन्ड सक्सेस, ठीक है। थर्ड क्या है, रेजिलियंस, टू विथस्टैंड सेटबैक्स, लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स एंड प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टअप, दिस इज अबाउट लाइफ। वाओ। तो रेजिलियंस क्या है, कि सेटबैक से विथस्टैंड करना। अगर कोई अगर आप गिरना जानते हो तो क्या आप उठना जानते हो?
यही रेजिलियंस है। लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स एंड प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, रिफर क्वेश्चन टू, फट से आ जाते हैं क्वेश्चन टू पे। व्हाट डज द एंटरप्रेन्योर्स रेजिलियंस इंटेल? देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जांपल वो लोग एमसीक्यूज कैसे फ्रेम करेंगे, और ये आ गए अपने सामने के एंटरप्रेन्योर्स रेजिलियंस। रेजिलियंस सुनते ही आया भाई, अगर आपको किसी ने गिरा के क्या क्या खड़े होना जानते हो? लर्न फ्रॉम फेल्यूर्स एंड ऑल। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। एबिलिटी टू सेट एंड अचीव फाइनेंशियल गोल, ऐसा कुछ तो नहीं था रेजिलियंस में। ओवरकमिंग चैलेंजेस, लर्निंग फ्रॉम फेल्यूअर्स, परसिस्टिंग इन एडवर्सिटी, यही लग रहा है मुझे। एक बार देख लेते हैं सेकंड का, बी। वो करेक्ट। क्लैप फॉर यू एंड क्लैप फॉर मी। एक बार देख लूं, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाश। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशनल स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद चॉइसेस, उनको कई बार बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने रहते हैं, क्योंकि कई अनसर्टेनिटीज आएगी। इसलिए डिसीजन मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या रहेगी? क्रिएट एंड एनालाइज बजट, मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर बने हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल नंबर समझ में आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप पॉजिटिवली ऑपरेट कर भी रहे हो या नहीं, या फिर आप लोग लॉसेस में हो, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और आपको लग रहा है कि वाओ वाओ क्या ग्लोबल बिजनेस बना दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंस है। आपको एनालाइज एंड क्रिएट बजट, आपको एनालिसिस आना चाहिए, तो सो दैट यू कैन मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ आपको समझ में आना चाहिए, और वो कब समझ में आएगी? तब जब आप लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो। एक क्वेश्चन नंबर 3 रिफर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रिफर करते हैं। व्हाट डज फाइनेंशियल लिटरेसी प्ले? फाइनेंशियल लिटरेसी प्ले इन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ इनोवेशन, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं। रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नहीं। क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग बजट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी से ये पॉइंट सही लग रहा है, तो थर्ड का क्या रहेगा? सी रहेगा। करेक्ट। क्लैप फॉर यू गाइस, क्लैप्स फॉर यू। मैंने कुछ नहीं बताया, आपने बताया। आपने वहां बोला भाई सीधा, भाई हर्ट टू हर्ट कनेक्शन। आपने दिल में बोला, इधर आवाज आ गई। वाह, ये चार्ज कम हो रहा है क्या? एक मिनट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेटवर्किंग स्किल दैट एम्पावर्स एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड रिलेशनशिप बेनिफिशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। नेटवर्किंग, आप लोगों को भी नेटवर्किंग नेटवर्किंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अब आप लोगों का इंटरमीडिएट क्लियर हो गए, तो ट्राई करो कि अपना नेटवर्क बढ़ाते जाओ। लिंक्डइन पे एक अच्छा अपना इन्फ्लुएंस बनाओ, और आप लिंक्डइन पे आ ही रहे हो तो भाई को फॉलो भी कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 इनोवेटिवनेस। इनोवेटिव का मतलब क्या आएगा? जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज। भाई ये तो कहीं सुना सुना लगता है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दे के जाना, या फिर वहीं दिल में बोलो, दिल में बोलो, आ जाएगी यहाँ तक आवाज़, बोलो आप लोग। तो इनोवेटिवनेस क्या है? जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, यूनिक सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा। फिर क्रिएटिव एंड डिज़ाइन थिंकिंग, जो क्रिएटिवली थिंक करना है। फिर अब आ जाते हैं, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, अगर आपको है, आपके पास टाइम है तो सीधा आप लोग इधर आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एंड डिज़ाइन थिंकिंग, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट्स में दिया हुआ है, मतलब कि एमसीक्यूज में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलो। यूजर सेंट्रिक इनोवेशन, दे प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, डिजायर्स एंड चैलेंजेस ऑफ एंड यूजर्स, क्योंकि एंड यूज़र कौन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें करना है। तो यूज़र सेंट्रिक इनोवेशन रहना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दैट रिक्वायर इनोवेटिव सॉल्यूशन। जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, उनका आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन ला सकते हो क्या? एंड इनहांस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देन एडेप्टिबिलिटी एंड रेजिलियंस, क्विकली एडजस्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग थिंकर इज इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड रिफ्लेक्टिव। आगे आ जा सकते चैलेंजेस जो एसोसिएटेड है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग के, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है? तो इट इज़ रिसोर्स इंटेंसिव, आपका रिसोर्स उतना चाहिए रहेगा, क्योंकि एक्सटेंसिव रिसर्च लगेगा, प्रोटोटाइप लगेगा, यूज़र टेस्टिंग, क्योंकि आप कुछ नया डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो लगने वाली है, लेकिन लिमिटेड बजट है, लिमिटेड टाइम में ये चीज़ें करना शायद उतना पॉसिबल ना रहे। बैलेंस बिटवीन इनोवेशन रिसोर्स एलोकेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में रेजिस्ट द कल्चरल शिफ्ट। अभी आप लोग कुछ नया लेकर आ रहे हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो लोग
कल्चरल शिफ्ट करने के लिए दे मे नॉट एग्री, क्योंकि एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर आर अकस्टम टू कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज। जो लोग पहले से जिस तरह से चीज़ें करते आ रहे हैं, आप हर चीज़ को ऑटोमेट करने जाओगे तो शायद वो लोग इतना जल्दी एग्री नहीं करेंगे। एम्बिग्विटी इन मेजरमेंट, क्योंकि आप लोग मेजर कैसे करो द सक्सेस ऑफ क्रिएटिव डिजाइन एंड थिंकिंग। There is ambiguity in that. Initiatives can be challenging due to subjective nature of creativity. ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 5 मेजर स्टेप्स हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 5 मेजर स्टेप क्या क्या है? पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम क्या है जिसका आप सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो, फिर कहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। इसका एग्जांपल क्या है? एयरबीएनबी। इनके ब्रांच इसकी जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, फाउंडर कौन थे, इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और वो क्या था? लैक ऑफ अफोर्डेबल एंड यूनिक लॉजिंग ऑप्शन। जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए लॉजिंग ऑप्शंस अफोर्डेबल और यूनिक नहीं थे, तो इन्होंने इसका एक डिसरप्टिव सॉल्यूशन लाया, ट्रांसफॉर्मिंग स्पेयर रूम्स इनटू लॉजिंग अपॉर्चुनिटीज। जो स्पेयर रूम्स हैं उनको लॉजिंग अपॉर्चुनिटीज में उन्होंने कन्वर्ट किए। इन्होंने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उन्होंने डिसरप्टिव सॉल्यूशन दिया थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस आप गैदर करो। इसके एग्जांपल में नेटफ्लिक्स की है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने शिफ्ट किया था डीवीडी रेंटल मॉडल से अभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस से। लेकिन उन्होंने ये ऐसा शिफ्ट किया कब? क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया कि चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहे हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी तो चेंज हो रहा है। उन्होंने दैट एनालिसिस उन्होंने किया, दे शिफ्ट फ्रॉम डीवीडी रेंटल मॉडल टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस। देन जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। इसमें फॉर इंस्टेंस, व्हेन फेस्ड विद चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इलॉन मस्क डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पेसएक्स बाय एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स इन स्पेस ट्रैवल। फिर फोर्थ क्या है कि फोर्थ स्टेप क्या है? इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन के जो भी अल्टरनेटिव्स, अभी पहले असेस ईच अल्टरनेटिव्स, जो जो ऑप्शन आपके पास है उसमें से आप लोग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, फिजिबिलिटी, कॉस्ट, फिजिकल इम्पैक्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग कोई एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे। इसका नोटेबल एग्जांपल रहेगा स्टीव जॉब्स डिसीजन टू इंट्रोड्यूस द आईपॉड। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टीव जॉब ने जो इंट्रोड्यूस किया था आईपॉड, इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया म्यूजिक इंडस्ट्री को। फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ही बकवास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट इट बी एनीथिंग। वंस द डिसीजन इज मेड, डिसीजन तो आप लोगों ने ले लिया, लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज कितना सही है इसके बारे में ये पॉइंट बात करते हैं। इसमें उन्होंने बहुत सही एग्जांपल दिया मार्क जुकरबर्ग का, जो डिसीजन था टू एक्वायर इंस्टाग्राम। आप लोगों ने को भी पता है कि फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है, फेसबुक क्या, अब तो मेटा बोलना चाहिए, जिन्होंने एक्वायर कर लिया इंस्टाग्राम को। लेकिन वो जो डिसीजन था, आप आप लोग अगर आप एनालाइज करोगे कितना अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया कि एक्वायर इंस्टाग्राम कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने लगा था फेसबुक से, अब लोग इंस्टाग्राम पर आने लगे थे। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रील्स एंड ऑल, द सक्सेस ऑफ इंस्टाग्राम इज, आपको ही पता है। तो अब ये फटाफट से मैं ये एक समरी, ये तो आईसीआई ने दिया, मैंने नीचे आप लोगों के लिए वो एग्जांपल्स भी दे दिए, क्योंकि आप लोगों को एक क्विकली लास्ट डे रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये 5 स्टेप रहेगी। पहला स्टेप, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज पे आईसीआई ने किसका एग्जांपल दिया? एयरबीएनबी का। फिर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, नेटफ्लिक्स ने एनालिसिस किया था और फिर उन्होंने डीवीडी से इधर शिफ्ट हुए थे। फिर जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स में स्पेस एक्स, फिर इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शंस में आईपॉड का एग्जांपल, फिर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड डिसीजन यहाँ पर किसका था? एक्वायरिंग इंस्टाग्राम, जो मार्क जुकरबर्ग का था। ठीक है, अभी सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजिंग फैमिली बिजनेस। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वेल्थ, लीडरशिप एंड बिजनेस बिजनेस कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशंस के। जैसे मान लो दादाजी ने बिजनेस बनाया, तो उसके बाद फादर के पास आएगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा। दिस इज व्हाट सक्सेशन प्लानिंग के अच्छे से किस तरह से हो, क्योंकि दादाजी ने जो बिज़नेस बनाया, देन वो डैड के पास आएगा, देन आपके पास आएगा, लेकिन वो सक्सेसफुली भी तो होना चाहिए ना। ऐसा ना हो दादाजी ने बहुत अच्छा बनाया, आपके पास आते-आते बिज़नेस ही बंद हो गया। नो, दिस इज़ व्हाट सक्सेशन प्लानिंग। इसके एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली अंबानी फैमिली लेड बाय मुकेश अंबानी इज़ अ प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल। द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रियल लीडरशिप फ्रॉम द फाउंडर धीरूभाई अंबानी टू हिज सन मुकेश एंड अनिल, क्वेश्चनेबल बट स्टिल यस। जो ट्रांसफ़र हुआ था एंड वेल एग्जीक्यूटेड सक्सेशन प्लानिंग में इन्होंने दिया हुआ। फिर बजाज फैमिली का एग्जांपल है,
एंड फिर ग्लोबल स्टेज पे एक वॉलमार्ट के फाउंडर्स का एग्जांपल है। तो ये आप लोग फटाफट से एक बार पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि इन्होंने स्ट्रेटजीज क्या इन्होंने बताई सक्सेशन की। सम स्ट्रेटजीज क्या स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड फैमिली गवर्नेंस के एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। सेकेंड है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। अडेप्टिंग प्रोफेशनल अप्रोच टू लीडरशिप इज क्रूशियल। सो they may involve hiring external executives, developing family members through formal education and training programs ताकि प्रोफेशनल अप्रोच उनके अंदर आए। ठीक है, अगला क्या है मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मेंटरशिप और उनको अच्छे से दो ताकि सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बन जाए और सबको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अगला आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ पुअर सक्सेशन प्लानिंग। तो पुअर सक्सेशन प्लानिंग एग्जांपल डीएलएफ लिमिटेड, डीएलएफ आईपीएल, नॉस्टैल्जिया हो गया। फेस द सक्सेशन प्लानिंग एंड चैलेंजेस। डीएलएफ लिमिटेड ने सक्सेशन प्लानिंग एंड चैलेंजेस फेस किए, उनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ गया। केपी सिंह जो फाउंडर थे स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन इन 2015। उसके बाद द सक्सेसफुल हैंडओवर टू हिज सन राजीव सिंह वाज नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। और उसके बाद एक और ग्रुप का एग्जांपल उन्होंने दिया, आप लोग फटाफट से रीड कर लेना। एक ग्रुप एंड रेड्डी फैमिली का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका पार्ट ए खत्म हो जाता है। ठीक है, फटाफट से पार्ट बी भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट बी किसके बारे में, अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन जो है डीपी डबल आईडी रजिस्ट्रेशन। डीपी डबल आईडी का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सॉरी इंटरनेशनल बोलते हैं। डीपी डबल आईटी क्या रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो स्टार्टअप कैन रजिस्टर ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल एंड अप्लाई फॉर डीपी डबल आईटी रिकॉग्निशन। और क्यों ऐसा करना है, क्योंकि उनको वेरियस इंटेंसिव्स मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस एंड एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स। नीचे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रजिस्टरिंग विद डीपी डबल आईटी, अगर आप लोग डीपी डबल आईटी से रजिस्टर करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है। पहला तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एमसीक्यू में आ सकता है कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन कब मिलेगा, 3 कॉन्सिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस, सेल्फ सर्टिफाई देयर कंप्लायंस विद वेरियस लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। वो लोग सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो, इससे इनका थोड़ा कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। एंड सिंप्लीफाइज रेगुलेटरी प्रोसीजर, इनका रेगुलेटरी प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन 4 रिफर कर लेते हैं। हाउ डज डीपी डबल आई सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसीजर, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, बाय ऑफरिंग फास्टर प्रोसेसिंग गवर्नमेंट टेंडर्स, बाय अलाउइंग स्टार्टअप्स टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस। यही लग रहा है फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सेल्फ सर्टिफिकेशन में क्या था, देखा सेल्फ सर्टिफाई देयर कंप्लायंसेस। ठीक है, इनोवेटिव एंड पेटेंट सपोर्ट, इनको जब अपना कोई पेटेंट फाइल करना रहेगा तो ये लोग फास्ट ट्रैक प्रोसेस में कर सकते हैं एंड रिबेट भी मिलेगी इनको पेटेंट फाइलिंग फी में। फिर एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, इनको फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, रिसर्च ग्रांट्स मिलेगी एंड पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स। नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, अदर रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनसे ये लोग नेटवर्क कर सकते हैं, अदर इंडस्ट्रियल लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल थ्रू इवेंट्स एंड सेमिनार्स। तो जो लोग डीपी डबल आईटी रजिस्टर्ड रहेंगे उनके लिए इवेंट्स एंड सेमिनार्स होंगे जहाँ पर वो लोग नेटवर्क कर सकते हैं अदर इंडिविजुअल्स से। एंड ईज ऑफ वाइंडिंग अप, इनको वाइंडिंग अप ऑपरेशन विद इन 90 डेज अंडर द आईबीसी। ठीक है, फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये 90 डेज याद रखो, आ सकता है आपके क्या वाइंड अप ये लोग 90 डेज में कर सकते हैं अंडर आईबीसी। फिर फास्टर प्रोसेसिंग फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स, रिकॉग्निशन इनको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स रहेगा कि हाँ डीपी डबल आई टी रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब इन लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे। अब डीपी डबल आई टी रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे आपके एमसीक्यू के रिलेटेड। एंड मुझे लगता है कि इस पर से आपके एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला तो आपका एंटिटी टाइप क्या होना चाहिए, एंटिटी टाइप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या तो एलएलपी, या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म याद रखना, क्योंकि अगर एंटिटी टाइप वो लोग कुछ केस स्टडी बना सकते हो, आप लोग से पूछ लगता है एलिजिबल है नहीं है, तो आप लोग क्या देखो, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या एलएलपी है, क्या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। एज ऑफ द स्टार्टअप, एग्जिस्टेंस फॉर अप टू 10 ईयर्स,
फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, मतलब 10 साल से ज़्यादा नहीं हुआ रहना चाहिए। इस पे भी केस स्टडी बन सकती है, तो नॉर्मल भी लोग पूछ सकते हैं एज ऑफ स्टार्टअप क्या रहना चाहिए, तो एग्जिस्टेंस फॉर अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। एनुअल टर्नओवर लिमिट क्या है इनका, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, 10 ईयर 100 करोड़, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। एंड एनुअल टर्नओवर की लिमिट इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान दो यहाँ पर क्या है, एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इनका इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनका टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड इंडियन रुपीज 100 करोड़। एज की लिमिट क्या थी, फिर से अप टू 10 ईयर्स। टर्नओवर की लिमिट क्या है, नॉट एक्सीडिंग इंडियन रुपीज 100 करोड़, लेकिन कब, इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इनोवेशन स्केलेबिलिटी, ये वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। फिर इनको एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेशन रहना चाहिए। फिर रिकमेंडेशन लेटर इनको लेना पड़ेगा DIPP से। लेटर ऑफ फंडिंग, स्टार्टअप विदाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है तो दे शुड सबमिट लेटर ऑफ फंडिंग ऑफ एटलीस्ट 20% इन इक्विटी, 20% इन इक्विटी, यहाँ पे डेप डाल के और MCQ बना देंगे, तो एटलीस्ट 20% इन इक्विटी बाय इंक्यूबेशन फंड या फिर एंजल इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी फंड ड्यूली रजिस्टर्ड विद सेबी है, तो एटलीस्ट 20% इक्विटी में रहना चाहिए इन लोगों से, ठीक है। अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप इन इंडिया, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, पहले स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, लॉन्च इन 2016, इससे ना टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। टैक्स एग्जम्पशन कब मिलेगा, पहले 3 साल में, आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स उनको 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव है, दे प्रोमोटिंग entrepreneurship amongst women. Stand up India is promoting entrepreneurship among women SC ST, वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके बारे में कुछ भी आता है स्टैंड अप इंडिया। अब इनका क्या है, फैसिलिटेट बैंक लोन रेंजिंग फ्रॉम इंडियन 10 लाख टू 1 करोड़, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बैंक लोन फैसिलिटेट करेंगे किनको, वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, ठीक है। ये क्या स्टैंड अप इंडिया के बारे में पढ़ रहे, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप टू स्टार्ट बिजनेस इन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एंड यहाँ पर वेबसाइट कौन सी है, standupmitra.in। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी आई गेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैंड अप इंडिया इज नॉट ट्रू। अच्छे से MCQ पेपर में आप लोग अच्छे से पढ़ना, वो पूछा क्या है, अगर नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट ट्रू पर ही अपने को मार्क करना है, ट्रू पर मार्क करके आओगे 2 मार्क्स चले जाएंगे। इट इज़ गवर्नमेंट स्कीम फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग अमंग वुमन SC ST, ये तो सही है। इट ओनली सपोर्ट स्टार्टअप वर्क इन डिजिटलाइजेशन एंड टेक इनेबलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर भी द प्रोग्राम एम्स टू बैंक, हाँ 10 लाख से 1 करोड़, ये भी सही है। और हमको देखो नॉट ट्रू ढूंढना है, हम तो ये ट्रू है, ये नहीं है, लेकिन ये ट्रू है। स्टैंड अप इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये भी ट्रू है, तो 5 का क्या आएगा, बी है ना। ओके, 5 का बी सही है। तो ये क्योंकि ये यहाँ पर क्या देखना था, नॉट ट्रू, और ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाना है, ठीक है। अगला आ जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अब इसमें लोन की कैटेगरी है 3 सेगमेंट में, पहला शिशु अप टू इंडियन रुपीज 50,000, किशोर अप टू 50,000 टू 5 लाख, देन तरुण 5 लाख टू 10 लाख। आप लोग यहाँ पर साइड में भी लिख लेना, क्योंकि आपको LDR के लिए इजी जाएगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। और लोन की 3 कैटेगरी है, 3 सेगमेंट है, कौन कौन से, पहला शिशु 50,000 तक है तो शिशु, फिर क्या रहेगा 50,000 से 5 लाख तक, तो शिशु से किशोर, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से लेके 5 लाख तक, फिर लास्ट में क्या रहेगा तरुण 5 लाख से लेके 10 लाख तक। वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दी हुई है। फिर अटल इनोवेशन मिशन जो है लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, एम्स टू स्टिमुलेट इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये कई प्रोग्राम्स ये लोग चलाते हैं, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। ATL प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद अ स्पेस टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो AICs क्या करते हैं, ऑफर करते हैं स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मेंटरशिप। AIC क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मेंटरशिप। ANIC क्या करेंगे, इनका फोकस सॉल्विंग क्रिटिकल चैलेंजेस एंड इनोवेशन, ठीक है।
सो दैट इनोवेटिव सॉल्यूशन इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आपको पता है कि मेक इन इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इससे जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है and growth of startup involved in electronic manufacturing, renewable energy and other sectors। यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस आल्सो एंड ऑल द कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक चैप्टर 1 आपका डन हो चुका है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।